गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा यूनिट नंबर जो है सेकेंड ईयर चल रहा है। हमारा अगला टॉपिक जो है क्लास 13 में आज हम पढ़ेंगे कल से आगे का जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है स्टेबिलिटी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है, डिफिनेशन एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, ये परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम लोग अब देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है और उससे हम मापन करते हैं तो हमारे पास 3 तरह का एरर होता था। एक होता था बेटा ग्रॉस एरर, दूसरा था सिस्टमेटिक एरर, याद करो मैंने पढ़ा दिया है, बस मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, और तीसरा था बेटा रैंडम एरर। ये 3 प्रकार के हमारे पास एरर हुआ करते थे। 3 प्रकार की त्रुटियां हमारे पास होती है, हालांकि बहुत प्रकार की होती है, फिर इसका डिवीजन हो जाएंगे, बट मुख्यतः हमारे पास 3 तरह का एरर होता था, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। ठीक है, ग्रॉस एरर में क्या होता था? ग्रॉस एरर में जब हम ह्यूमन एरर मतलब इंसानी गलतियों के कारण, जो हम इंसान हैं, हम ह्यूमन हैं, हमारी वजह से अगर कोई ऑब्जर्वेशन में दिक्कत होती है या हमसे कोई गलती होती है, चाहे वो मेजरमेंट करने में, ठीक है, तो कहीं से भी अगर वो बाय ह्यूमन हो रहा है, ठीक है, बाय ह्यूमन हो रहा है, मानव द्वारा हो रहा है, तो ग्रॉस एरर होता था। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर में हम क्या कहते थे कि हमारे पास कुछ एरर जो है सिस्टम में पाए जाएंगे, ठीक है, बट जैसे इन्वायरमेंटल के कारण एरर होगा, मतलब हमारे पास जो पर्यावरण है, जो हमारे पास इन्वायरमेंट है, जहाँ पे हम रिसर्च अपना कर रहे हैं, जहाँ पे अपना हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंट में एरर की वजह से जो एरर होगा वो सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से करते हैं कि हम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, और उसको जो इंसान हैंडल कर रहा है ऑब्जर्वेशन के दौरान, जो उस पे इंस्ट्रूमेंट पे वर्क कर रहा है, अगर उसके पास नॉलेज नहीं है इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने की, ठीक है, और उसको रीडिंग करना नहीं आ रहा, उसको कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो भी तो एक एरर प्रोड्यूस करेगा, तो वो सभी के सभी किस में आ जाते हैं? सिस्टमेटिक एरर में आ जाते हैं। कहा दिया है मैंने। बात आती है रैंडम एरर की। ये ऐसे एरर होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि किस वजह से हो रहे हैं, परंतु ये होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, रैंडम एरर होगा, ये हम मान के चलते हैं कि रैंडम एरर, बात समझना, रैंडम एरर होगा, किस कारण से हो रहा है ये हमको पता नहीं है, तो हमको कारण जानना है। ठीक है, सेकेंडरी चीज हम ये कह सकते हैं, मैंने बताया था कि एरर अगर होता है तो हमको घबराना नहीं है कि एरर हो रहा है, बस उस एरर को तुम पता कर लो कि एरर है तो कितना है। ठीक है, क्योंकि रैंडम एरर की जब हम बात करेंगे तो हमको तो पता ही नहीं है कि किस कारण से हो रहा है, तो हम कुछ एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कुछ विश्लेषण करते हैं, इसके अंतर्गत हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, कुछ रीडिंग करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ मापन करते हैं, और वहां से एक टेक्निक डेवलप करते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम यह एज्यूम करते हैं या यह मान लेते हैं कि हमारे किसी भी मापन यंत्र में इतना एरर तो होगा ही होगा। फिर से बात समझना, हमारे पास, हमने जब रैंडम एरर के बारे में नहीं पता, बट हमें इसके बारे में यह जानना जरूरी है, यह जानना जरूरी नहीं कि कहाँ से आया, यह जानना जरूरी है कि कितना एरर मिल रहा है।
अगर वो एरर हमें प्राप्त हो रहा है तो उस एरर को हमें जानना जरूरी है। तो उसको जानने के लिए हम करते हैं एरर एनालिसिस ऑफ एरर, इसका विश्लेषण। और इसमें कुछ हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, उस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम ये जान जाते हैं कि हमारे मापन यंत्र में क्या त्रुटि हो रही है, कितनी त्रुटि हो रही है। और उस त्रुटि का जब हमको मान पता चल जाता है तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हमको पता है ना कि हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो अगर 5% का एरर दे रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हमको तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो हम फाइनली अपने वैल्यू में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होंगे, ये हमारी कोशिश होती है, ठीक है। इसी क्रम में आप लिखो, ये हेडिंग डालना एनालिसिस ऑफ एरर, ठीक है। लिखो देखो सिस्टमैटिक एरर्स, सिस्टमैटिक एरर हिंदी में बोलते हैं इसको व्यवस्थित, व्यवस्थित त्रुटियां। तो लिखना क्या है, लिखो इस सिस्टमैटिक एरर्स यानी कि व्यवस्थित त्रुटियों में, सिस्टमैटिक एरर्स यानी कि व्यवस्थित त्रुटियों में जो मापन उपयंत्र की कमी होती है, जो मापन उपयंत्र की कमी होती है, उसको सावधानी पूर्वक कम किया जा सकता है, उसको सावधानी पूर्वक कम किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टमैटिक एरर है, व्यवस्थित एरर है, ठीक है, तो हम सावधानी पूर्वक या जो भी हम उसमें कर सकते हैं किसी भी तरीके से उसके हम एरर को, उसके त्रुटियों को हम कम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, यही लिखा है। परंतु रैंडम एरर्स, इसको बेटा बोलते हैं अनियमित त्रुटियां। परंतु रैंडम एरर्स के लिए ऐसा संभव नहीं है, परंतु रैंडम एरर अनियमित त्रुटियों के लिए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये अचानक किसी भी समय तथा किसी भी दशा में होने वाली त्रुटियां हैं, ठीक है। ठीक है, अब लिखो एक उसी में हेडिंग संभावित त्रुटि, संभावित त्रुटि। इंग्लिश में बेटा बोलते हैं प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी से आया है वर्ड प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर। लिखो प्रोबेबल एरर, लिखो किसी माप के
किसी माप के संभावित त्रुटि ज्ञात कर ली जाए, किसी माप की संभावित त्रुटि माप कर ली जाए, ज्ञात कर ली जाए, किसी माप की संभावित त्रुटि ज्ञात कर ली जाए, तो मापन की प्रामाणिकता का अनुमान हो जाता है। तो मापन की प्रामाणिकता का अनुमान हो जाता है। देखो, कहने का मतलब ये था कि हमारे पास त्रुटि हो रही है, एरर हो रहा है मेजरमेंट में। अब हम सारी की सारी बातें आ गई इस पे कि अगर हमारे पास रैंडम एरर हो रहा है, बाकी तो हम कम कर सकते हैं, मैंने बताया ना कि बाकी को हम कुछ ना कुछ करके कम कर सकते हैं, बट रैंडम एरर के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, हमको पता ही नहीं है, ठीक है, कि किस लिए ये हो रहा है। जब हमको पता ही नहीं है किस लिए हो रहा है तो उसे कम कैसे करेंगे, बताओ। हमको जब पता ही नहीं है कि कैसे हो रहा है तो हम कम नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ टेक्निक की बात कर रहे थे, उसी में टेक्निक आती है संभावित त्रुटि। एक हम संभावित प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है, एक गेस करते हैं और मान के चलते हैं कि एक संभावित त्रुटि जो हो रही है कुछ हो रही है, ये हम मान के चल रहे हैं। समझना मेरी बात को, एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर कहानी निकाल दूंगा। हमने मान लिया कि संभावित त्रुटि जो है 5%, ये हम मान के चल रहे हैं, हमको पता नहीं है, हमने मान लिया कि चलो 5% की त्रुटि हो रही है कुछ ऑब्जर्वेशन के आधार पर, ऐसा नहीं कि अपने से मान लिया, कुछ ऑब्जर्वेशन किया, देखा कि कुछ डिफरेंस आ रहा है वैल्यू में, तो हमने मान लिया ऐसा है, हम 5% को संभावित त्रुटि मान ले रहे हैं। तो मान लो हमने कई बार एक्सपेरिमेंट किया, तो एक बार हमें 4.9% मिला, एक बार 4.8% मिला, एक बार 4.2% मिला, एक बार 5.3% मिला, एक बार 5.1% मिला, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मान मिलेंगे, आप कितनी बार करते हो उतना आपको मान मिलता है, ऑब्जर्वेशन करते हो। तो परसेंटेज हटा दूं, अगर सिंपली समझाने की कोशिश करूं, परसेंटेज से कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। एक एग्जांपल है, सिर्फ और कुछ नहीं है, कि मान लिया कि हमने अपना जो उपकरण था उसका ये संभावित है, संभावित त्रुटि है, किस आधार पर माना है, इसको हमने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से इसको निकाला है, बताएंगे सांख्यिकी द्वारा, किसके द्वारा निकाला है इसको, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो डाटा कैलकुलेशन करते हैं, स्टैटिस्टिक्स जो होता है हमारा, इसके आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा संभावित है। अगर मैं बात करूं बेटा, तो संभावित जो हमने रीडिंग निकाली है इसमें कुछ अंतर आ रहा है क्या? हाँ, अंतर आ रहा है, कितना 0.1 का, इसमें कुछ अंतर आ रहा है क्या? यस, आ रहा है। ये अगर मैं +0.1 मानूं तो ये -0.1 होगा, इसमें बताऊं तो मैं -0.2 होगा, और इसमें बताऊं तो -0.8 होगा, क्लियर है। इसमें बताऊं तो +0.3 होगा। इतनी का डिफरेंस आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है कि संभावित मान हमारा इतना है, और जो हमने मान निकाला, देखो एक मान जो क्या है 5.1 है, तो एक ज्यादा है तो प्लस लिख दिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। इसको एकदम ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है, दिमाग में तो बैठ गया। ये 4.9 है, एक कम है तो माइनस लिख दिया, 0.2 लिख दिया, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, ठीक है ना, सबका डिफरेंस मैंने।
तो हमको तो ये समझ में आ गया कि हमारा जो संभावित मान है, तो संभावित मान से इतने का ही डिफरेंस आ रहा है, तो संभावित मान से इतने का ही डिफरेंस आ रहा है सारे मान में। ठीक है, इसी को बेटा बोलते हैं हम लोग विचलन। मैंने बताया था एक दिन डेविएशन के बारे में। डेविएशन मतलब ये हमारा मान है, विचलन कितने का हो रहा है, एक का, 0.1 का, यहाँ 0.1 का, प्लस माइनस करके एक विचलन है। विचलन मतलब क्या हुआ, हमारे संभावित मान से जो हमें मान मिला है, ठीक है, इसका जो डिफरेंस है कितना विचलित हो रहा है, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो हम डेविएशन निकालेंगे। अब समझना, इसी डेविएशन के आधार पे, इसी डेविएशन के आधार पे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो लगभग एवरेज में कितना एरर दे रहा है। ठीक है, अब इसका एवरेज अगर ले लेंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कि एवरेज जो है इतना एरर दे रहा है। तो जहां पे हमको रैंडम एरर के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि कितना होगा, तो हमें कम से कम इतना तो पता चल गया कि इसका जो भी एक एवरेज होगा उसके आधार पे हम एक वैल्यू निकाल लेंगे और कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं होगा बट नियर अबाउट कुछ ऐसा मान होगा जो इसके आसपास ही होगा, मतलब इतना ही एरर मिलेगा। यही है एनालिसिस। इसी को कर्व के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, गॉसियन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको साफ कर दो। ये समझने के लिए था बेटा, कॉपी पे लिखना मतलब एग्जाम में लिख के मत आना। ठीक है, इसको मतलब ये जो एग्जाम्पल दिया था इसको अपने दिमाग में रखना, कॉपी पे रखना। ठीक है, देखो, किसी मापन की त्रुटियों की संभावना हेतु, किसी मापन की त्रुटियों की संभावना हेतु कुछ पाठ्यांक लिए गए हैं। पाठ्यांक मतलब बेटा रीडिंग, जो आप रीडिंग नोट करते हो ना, इंस्ट्रूमेंट से एक बार देखा तो कुछ नोट कर लिया, करंट का मान कितना, दूसरी बार तो अपने कुछ पाठ्यांक लिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, कैसे हम निकालते हैं, कुछ पाठ्यांक लिए गए हैं। देखो, यदि माप x के लिए, यदि माप x के लिए x1, x2, x3 ऐसे ऐसे करके xn, x1, x2, x3, xn आदि प्रेक्षण, बेटा मतलब इसका होता है ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण आदि प्रेक्षणों, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों की संख्या n हो, प्रेक्षणों की संख्या
माप हेतु अंक गणितीय माध्य, माप हेतु अंक गणितीय माध्य, अरिथमेटिक मीन जिसे कहते हैं बेटा, अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हमको x माप के लिए इतने ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, x1, x2, x3, x4, xn। हमें क्या करना है, इतने हमने संख्या की ऑब्जर्वेशन की n, ठीक है। तो हमें कैसे माध्य निकालते हैं, माध्य निकालने का तरीका क्या होता है कि हम सभी प्रेक्षणों को जोड़ देते हैं और प्रेक्षणों की संख्या से उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम एवरेज निकालते हैं, जैसे मीन निकालते हैं, तो लिखो माध्य इसको x बार क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करके xn अपॉन n, ठीक है। और इसको फाइनली लिख लेना समेशन ऑफ, इसको सिग्मा भी पढ़ते हैं, सिग्मा x अपॉन n। तो हमको मिल गया ये क्या, जो माध्य है वो इतना हमको प्राप्त हो गया। इसी माध्य को हम बेटा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल एरर की तरह कह रहे थे, ठीक है। इसी माध्य को हमने प्रोबेबल एरर की तरह आपको समझाया कि हमें जैसे इतने हमें इतना माप, इतने के लिए माप करना है, हमको इतनी वैल्यूज मिली हैं, हमको इसका माध्य निकालना है, इतने ऑब्जर्वेशन किए हैं n, ठीक है। एग्जांपल जैसे हम कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास 1, 3, 5, 8, 10 ये हमारे क्या है, प्रेक्षण है। तो मीन कैसे निकालोगे, सबको ऐड कर दो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 10। कितने ऑब्जर्वेशन किया, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, 3 1 4 5 4 9, 9 8 17, 17 10 27 बटा 5, 5.4, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ऐसे मान निकालते हैं। किसी को x के फॉर्म में हमने ऐसे लिखा है, x1 x2 x3 यहाँ समझाया, ठीक है, ठीक है। थियरी चीजें हमारे लिए भी बहुत बोरिंग है, जितना आपके लिए बोरिंग होना चाहिए, लेकिन क्या करें, पढ़ना है ना। सब्जेक्टिव पूरा थ्योरेटिकल है, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते। कोशिश कर रहा हूँ तो आपको प्रैक्टिकली थोड़ा दिमाग निकालने का समझ में आए, ठीक है। चलो, तो ये हमें मिल गया मान, तो विचलन क्या होगा, दैट इज डेविएशन, डेविएशन इसको डी से कह रहा है। डेविएशन क्या हो, कितना डेविएट कर रहा है, मतलब हमारा मान जो है वो x1 x2 x3 करके था, तो कितना विचलित कर रहा है। हम लिख सकते हैं जो माप हमको मिला, जो माप हमें करना था और जो हमको अरिथमेटिक का मान मिला एवरेज करने पे, इसी का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, विचलन है। x क्या है, इसकी हम माप कर रहे थे, ये क्या है, ये माध्य है हमारा, अरिथमेटिक मीन है। इसी का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, विचलन है। तो लिख लो इसी प्रकार लिखो, इसी प्रकार से d1 बराबर माप x के लिए था, x1 के लिए विचलन कितना होगा, ये d2 बराबर d3 बराबर ऐसे करके
डी एन बराबर, नीचे तो जा रहा है, ये डी एन है बेटा, डी वन एक्स वन माइनस एक्स बार डी टू सेकेंड माप के लिए माइनस, क्योंकि ये तो सबके लिए कॉमन हो गया ना, ये तो मीडियम निकल गया, माध्य निकल गया। d3 बराबर x3 माइनस एक्स बार, dn बराबर x1 माइनस एक्स बार, ठीक है। अब लिखो x के विभिन्न प्रेक्षणों में से, x के विभिन्न प्रेक्षणों में से x के विभिन्न प्रेक्षणों में से x1 के n1 पाठ्यांक, x1 के n1 पाठ्यांक x1 के n1 पाठ्यांक x2 के n2 पाठ्यांक आदि हो तो प्रेक्षण संख्याओं की आवृत्ति, प्रेक्षण संख्याओं की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो कहने का मतलब क्या है, अगर मेरा x1 मापन है, x1 प्रेक्षण है, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन है, तो उसके लिए n1 है पाठ्यांक, मतलब n1 मिल रहा है, x2 है उसके लिए n2 मिल रहा है, x3 है n3 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? आवृत्ति के आधार पे, कितनी बार रिपीटिशन हो रहा है। तो प्रेक्षण संख्याओं की आवृत्ति जो होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे? लिखो आवृत्ति क्या लिखा? प्रेक्षण संख्याओं की आवृत्ति ज्ञात करते हैं, आवृत्ति ज्ञात करते हैं, आवृत्ति ज्ञात करते हैं तथा प्रेक्षण संख्याओं की आवृत्ति तथा विचलन, तथा प्रेक्षण संख्याओं की आवृत्ति, बुक में ढूंढना पड़ता है कि क्या लिखवाना और क्या नहीं, बताया जाता है। प्रेक्षण संख्याओं की आवृत्ति तथा विचलन के बीच के लेखा चित्र को, ग्राफ को, प्रेक्षण संख्याओं की आवृत्ति तथा विचलन के रेखा चित्र को, यानी कि ग्राफ को, आवृत्ति वितरण चक्र कहते हैं। आवृत्ति वितरण वक्र, मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, लिख लो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि जो प्रेक्षण संख्याएं हमको मिली, तो प्रेक्षण संख्याओं से हमने क्या निकाला, उसकी आवृत्ति
कैसे निकालेंगे बताते हैं। आवृत्ति और जो विचलन निकाला था हमने डेविएशन डी, इसके बीच अगर हम कुछ ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, उसी ग्राफ को ये कह रहे हैं कि हम फ्रीक्वेंसी वितरण वक्र कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है ये, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं आवृत्ति वितरण वक्र को। एक्स एक्सिस पे बेटा है विचलन, विचलन और फ्रीक्वेंसी संख्याओं की आवृत्ति के बीच का कर्व है प्रेक्षण संख्याओं की आवृत्ति। इस एक्सिस पे हो जाएगा प्रेक्षण संख्याओं की विचलन एक्स एक्सिस पे है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ है, और इस वाई एक्सिस पे है बेटा प्रेक्षण संख्याओं की आवृत्ति, ये चीज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन इंग्लिश में इसको, ये हमारा डेविएशन डी, ये हमारा डेविएशन डी है, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें कई सारे मान मिलेंगे x1 के लिए, n1 के लिए, ठीक है। उसको मान को हम निकाल लेते हैं। जैसे हमें कोई मान मिला ये, कुछ मान मिला ये, कुछ मिला ये, कुछ मिला ये, ऐसे यहाँ चले, ये मान लो मान मिला, ठीक है। ये जो मान है क्या है, x1 पे n1 का पाठ्यांक, मतलब प्रेक्षण पे पाठ्यांक है। एक पाठ्यांक ये है, ये है, ये है, ये है, ऑब्जर्वेशन ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब इसको अगर मिला दिया जाए पॉइंट से, इसी को बेटा बोलते हैं आवृत्ति वितरण, ठीक है। ये होता है हमारा आवृत्ति वितरण। अगर मैं इस सारे पॉइंट्स को कुछ इस प्रकार से ले चलूं, समझना बात को, थोड़ा सा ये यहाँ पे मतलब इसको ऐसे समझना, ऐसे ड्रॉ करना। रेजोनेंस का ड्रॉ किया था ना फर्स्ट ईयर में, इस प्रकार से रेजोनेंस की तरह, रेजोनेंस वाला कर्व जैसे बना था इस प्रकार से। जो ऊपर वाला बेटा कर्व है जो वाइट से है, इसको बेटा बोलते हैं गॉसियन वितरण। अभी बताया नहीं मैंने क्या होता है, बस यही लिख दो। गॉसियन वितरण, ये बेटा एनालिसिस है, मतलब या आपको बता दूं थोड़ी सी चीजें। ये एनालिसिस है। एनालिसिस में क्या होता है ना, हम एजम्पशंस करते हैं। हम मतलब एक एजम्पशन के साथ साथ हम कुछ वैल्यू लेते हैं, उसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं।
तो एग्जैक्टली ऐसा होगा ये नहीं पता, बट हमने ये कहा कि हमने x1 n1 x2 n2 ये सारी वैल्यूज मिल रही थी, तो हमने अलग अलग ये पॉइंट ये सारे पॉइंट्स हमको मिले हैं, ठीक है ना। एक ऑब्जर्वेशन किया, ये मिलाया, और ये पॉइंट्स मिले कैसे हमको, क्योंकि हमने पहले क्या किया, डेविएशन निकाला। डेविएशन से निकालने से पहले हमने क्या निकाला, हमने अरिथमेटिक मीन निकाला, माध्य निकाला, ठीक है ना। मतलब पहले हमने क्या निकाला, देखो पहले हमने माध्य निकाला, अरिथमेटिक मीन निकाला, उसके बाद हम लोगों ने डेविएशन निकाला, डी निकाला। डी निकालने के बाद हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के लिए निकालने की बात कही। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब कि x1 का n1 आ रहा है, x2 का n2 आ रहा है, x3 का n3 है, वैसे करके हमको ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। और इन सबको जब हमने कर्व के रूप में डोनेट किया, इसी को बेटा बोलते हैं आवृत्ति वितरण कर्व। अगर कहीं डाउट होगा तो बेटा पूछ लेना, ठीक है। और ऊपर वाला जो है बेटा गॉसियन वितरण है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे क्या होता है। ये एग्जाम के लिए चलो तो इतना ही आज के लिए। अब अगली क्लास में आपको बता देंगे कि गॉसियन कर्व के बारे में, ठीक है। और जो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। चलो फिर थैंक यू, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, ओके।